आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 14 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, सीरिया में हुए बड़े हमले में मारे गए अमेरिकी फौजी, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बदले का ऐलान। सीज फायर के बाद हमास का सबसे बड़ा नुकसान, सेकेंड टॉप कमांडर की हमले में मौत। गजा के कबीलों ने दी बड़े खतरे की वार्निंग, इसराइल बना रहा कारवां सिटीज, खतरनाक है प्लान। 1700 फलस्तीनियों की आंखों की रोशनी गई, आईडीएफ ने सीधे आंख में मारी गोली। गजा से आई रिपोर्ट में हिला देने वाले दावे। लेबनान में हिजबुल्लाह साइट पर हमला टला, लेबनानी आर्मी की एंट्री के बाद आईडीएफ पर लगा ब्रेक। सूडान में 6 बांग्लादेशी फौजी मारे गए, आरएसएफ के बड़े ड्रोन अटैक में कई फौजी जख्मी। ईरान का अमेरिका पर सीधा इल्जाम, कहा रीजन में दहशतगर्दी और बदअमनी की जड़ है यूएस। रूस यूक्रेन में ड्रोन वॉर तेज, रूस ने 235 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया दावा और यूक्रेन ने किया पलटवार, जंग में रूस के 11 लाख से ज्यादा फौजी मारे जाने का दावा। शुरुआत करते हैं इस शो की अहम खबरों के साथ। सीरिया में 2 फौजियों समेत 3 अमेरिकन के मारे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बदले का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सीरिया में बहुत ही एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक खतरनाक खबर है जो मैं बता रहा हूं कि आईएसआईएस के हमले में अमेरिका के 2 सोल्जर और एक सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए हैं। यह हमला सेंट्रल सीरिया में उस वक्त हुआ जब यूएस और सीरियन फोर्सेस की जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने कहा, हम सीरिया में अपने 3 ग्रेट अमेरिकन पैट्रियट्स की मौत पर मातम मना रहे हैं। और इसके बाद ट्रंप ने साफ वार्निंग भी दी कि बहुत सीरियस जवाब इस हमले का दिया जाएगा। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक यह हमला आईएसआईएस के एक अकेले गनमैन ने एम्बुश लगाकर किया, हालांकि बाद में उसे मार गिराया गया। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका और सीरिया दोनों के खिलाफ आईएसआईएस का अटैक है और वो इलाका अब भी बेहद खतरनाक है जहां पूरा कंट्रोल नहीं है। यानी आईएसआईएस एक बार फिर सीरिया की जमीन पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका का जवाब कितना बड़ा होगा और कितनी तेजी से आएगा। सीजफायर के बाद हमास को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के सीनियर और सबसे अहम कमांडर रायद सईद को गजा सिटी में मार गिराया है। इसराइली आर्मी के मुताबिक शिनबेट के साथ कोऑर्डिनेशन में गजा सिटी में एक कार पर एयर स्ट्राइक की गई आईडीएफ की तरफ से, जिसमें रायद सईद की मौत हो गई। इस हमले में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 25 लोग जख्मी हुए हैं। रायद सईद की कार अल रशीद कोस्टल रोड पर चल रही थी, जो हमास के कंट्रोल वाला इलाका है। फिर भी येलो लाइन दूर होने के बावजूद आईडीएफ ने यहां हमला कर दिया, जबकि आईडीएफ हमेशा ये कहती है येलो लाइन के इस पार कोई आ रहा था तो हमने गोली चला दी। लेकिन ये तो हमास के कंट्रोल वाले इलाके में हमला हुआ है। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि रायद सईद हमास के वेपन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का हेड था। हमास के अपने सोर्सेज भी मान रहे हैं कि वो इज्जुद्दीन अल हद्दाद के बाद सेकंड इन कमांड थे। पहले वो गजा सिटी बटालियन के चीफ रह चुके थे, जो हमास की सबसे बड़ी और एडवांस हथियारों से लैस यूनिट मानी जाती है। इसराइल का कहना है कि ये असैसिनेशन साउथ गजा में आईईडी अटैक के जवाब में की गई, जिसमें उसके 2 रिजर्विस्ट फौजी हल्के जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को नेतन्याहू और इसराइल कार्ड्स ने सीधे अप्रूव किया था, क्योंकि इसके बाद गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बड़े लोगों से इजाजत लेनी जरूरी थी। यह हमला अक्टूबर में हुए सीज फायर के बाद सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग मानी जा रही है और अब तक की सबसे बड़ी ट्रूस वायलेशन भी, यानी सबसे बड़ा सीज फायर का वायलेशन भी। उधर हमास ने इस हमले को यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर की खुली वायलेशन बताया है। मतलब साफ है कि सीज फायर के बावजूद गजा की जमीन पर जंग अभी थमी नहीं है। गजा के कबीलों ने इसराइल के कारवां सिटीज बनाने के प्लान को लेकर सख्त वार्निंग दे डाली है। यह प्लान बेहद खतरनाक है। गजा में कबीलों, खानदानों और फैमिलीज की नेशनल गैदरिंग ने एक मीटिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा अलर्ट जारी किया। इस गैदरिंग ने कहा कि इसराइल गजा के ऐसे इलाकों में कारवां सिटीज बनाने की तैयारी में है जिन्हें वो खुद डेजिग्नेट करेगा और जहां एंट्री भी उसी की मर्जी से ही होगी। यानी कौन जाएगा कौन नहीं, ये इसराइल तय करेगा।
गजा के कबीलों के इन सोशल लीडर्स ने साफ कहा कि ये कोई ह्यूमैनिटेरियन प्लान नहीं है, कोई इंसानी प्लान नहीं है, बल्कि जबरी बेदखली की पहली झलक है। यानी लोगों को उनके घरों से निकालकर टेम्पररी कारवां में शिफ्ट कर देना और फिर एक एरिया पर कंट्रोल कर लेना। यही पैटर्न पहले भी देखा जा चुका है। कबीलों ने इस मीटिंग में वार्न किया कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये कारवां सिटीज, ये कारवां शहर गजा को खाली कराने का टूल बन जाएंगे। यानी मतलब साफ है, पहले घर छीनो, फिर उनकी पहचान मिटा दो, उनकी शिनाख्त मिटा दो और फिर लोगों को अपनी ही जमीन पर मेहमान बना दो। ऐ तुम किधर जा रहे हो, हमने अभी इजाजत नहीं दी, नहीं जा सकते, ये होगा। इसराइल गजा में जो कर रहा है वो अति है और भारत में कहते हैं कि हर अति का अंत जरूर होता है। सीज फायर के बावजूद गजा में इसराइल चुपचाप जमीन निगल रहा है। ये एक अलग खबर है जो बेहद बड़ी है। इसराइली आर्मी की बनाई गई येलो लाइन अब गजा के पूरे इलाकों को अपने अंदर समेटती चली जा रही है और ये येलो लाइन फैलती चली जा रही है। फलस्तीनी फैमिलीज को बिना शोर, बिना कैमरे घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं कर सकता कैमरा में उसे। येलो लाइन एक मिलिट्री बाउंड्री है जिसे इसराइल ने अक्टूबर में हुए यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर के बाद गजा के अंदर एक तरफा मार्क किया था। इसे नो गो जोन बताया गया है, जहां फलस्तीनियों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट तीनों तरफ गजा के लोग जमीन से कट चुके हैं। सीज फायर लागू होने के बाद से ये लाइन हल्के हल्के वेस्ट की तरफ खिसकती जा रही है, येलो लाइन। अब हालात ये हैं कि गजा की करीब 53% जमीन इस लाइन के अंदर आ चुकी है। हर नए एक्सपेंशन के साथ पीले कंक्रीट के ब्लॉक्स सिविलियन इलाकों के अंदर लगा दिए जाते हैं। यानी बिना किसी इलाके के ऐलान के पूरा मोहल्ला मिलिट्री जोन बन जाता है। मैं और खबरें पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि पहले जहां लाइन बनी थी अक्टूबर में, अब उसके इधर और बढ़ गई है 1 किलोमीटर, और उस 1 किलोमीटर में कई घर आ गए हैं लोगों के, और वो सारे घर गिराए जा रहे हैं। ये हल्के हल्के कब्जा बढ़ता जा रहा है। अब एक सीरियस खबर है सर। गजा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बेहद सीरियस और हिला देने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 महीनों में 1700 फलस्तीनी अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खो चुके हैं, अंधे हो गए हैं, जबकि 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट से महरूम रखा गया। लेकिन ये नौबत आन क्यों पड़ी? सेंटर ने साफ तौर पर इस्राएली आर्मी को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अंधापन कोई हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर पैदा की गई परमानेंट डिसेबिलिटी है। सेंटर के पास मौजूद डेटा बताता है कि इस्राएली स्नाइपर्स ने, वो जो छुप के गोली चलाते हैं स्नाइपर्स दूरबीन लगा के, उन स्नाइपर्स ने फलस्तीनियों की सीधे आंखों को टारगेट किया, यानी सीधे आंख में गोली मारी अंधा करने के लिए। और बमबारी में ऐसे हथियार इस्तेमाल किए गए जिनसे भारी तादाद में शार्पनेस फैलते हैं, जो आंखों और चेहरे को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ जख्मी करने की जंग नहीं थी, बल्कि देखने की ताकत छीनने की स्ट्रेटजी है। फलस्तीनियों को अंधा कर दो ताकि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म को महसूस कर सकें, देख ना सकें, और जो देख ना सकें तो बताएंगे क्या? अंधे की गवाही कौन मानेगा? इसराइल को पीछे हटना पड़ा है। हिजबुल्लाह की साइड पर तय हमला टल गया है। आईडीएफ ने साउथ लेबनान में एक कथित एक सो कॉल्ड हिजबुल्लाह ठिकाने पर होने वाला हमला पोस्टपोन कर दिया है। इसराइल की तरफ से इवैक्यूएशन वार्निंग जारी होने के बाद लेबनानी आर्मी ने सीज फायर मैकेनिज्म के जरिए उस बिल्डिंग तक पहुंचने की रिक्वेस्ट रखी, जिसके बाद आईडीएफ को रुकना पड़ा। लेबनानी आर्म फोर्सेस की सर्च के चलते इसराइली आर्मी को अपना डिक्लेयर किया गया हमला रोकना पड़ा, जो कि एक बेहद रेयर मामला माना जा रहा है। ऐसा होता कभी नहीं था। आईडीएफ ने जो कह दिया हमला करेंगे तो करते थे, लेकिन पीछे हटना पड़ा। यानी मैदान में टेंशन हाई थी, मिसाइल तैयार थी, लेकिन इस बार ट्रिगर दबने से पहले ही ब्रेक लग गया। सूडान में हुई एक ड्रोन स्ट्राइक में 6 बांग्लादेशी फौजी मारे गए हैं। दरअसल सूडान के साउथ कोर्दोफान रीजन में यूनाइटेड नेशन के कैंप पर ड्रोन अटैक हुआ। इस हमले में बांग्लादेश के 6 यूएन पीस कीपर्स मारे गए, जबकि 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। कहीं जख्मियों की तादाद 8 और उससे ज्यादा भी है। ये सभी सूडान में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूएन की तरफ से भेजी गई फोर्स का हिस्सा थे। ड्रोन ने साउथ कोर्दोफान की कैपिटल
कदुक गली में मौजूद उनके कैंप को निशाना बनाया। हमले का इल्जाम आरएसएफ पर लगा है। मारे गए और जख्मी हुए सभी फौजी बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने हमले पर गहरा अफसोस जताया है। यानी यूएन का झंडा आज भी महफूज नहीं है और सूडान की जमीन एक बार फिर खून से लाल हुई है। अब खबर ईरान से। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का सीधा इल्जाम लगाया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकई ने ये कहा कि पूरे रीजन में टेररिज्म यानी दहशतगर्दी, बदअमनी और खून खराबे की असली जड़ अमेरिका का दखल है। इतवार की वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्माइल बाकई ने यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया टॉम बैरक के बयानों और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर की गई बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा कि खुद अमेरिकी बयान इस बात का सबूत हैं कि वॉशिंगटन की इंटरवेंशन पॉलिसी, दखल देने की पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका कहना था कि कत्ल, अराजकता और टेरर ग्रुप्स का उभरना सीधे तौर पर अमेरिकी दखल अंदाजी का नतीजा है और ये बात कई बार अमेरिकी अफसर भी मान चुके हैं। ईरान के नुमाइंदे के तौर पर बाकई ने कहा, देखिए जब फॉरेन मिनिस्ट्री बात करती है तो इसका मतलब मुल्क बात कर रहा है, तो ईरान के नुमाइंदे के तौर पर इस्माइल बाकई ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका वही पुराना रास्ता अपनाए हुए है और आज भी अलग अलग मुल्कों के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करता जा रहा है, जो कि पूरे रीजन को और ज्यादा इंस्टेबल यानी अस्थिर कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच ड्रोन वॉर और तेज हो गई है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रात भर में यूक्रेन के 235 ड्रोन उन्होंने मार गिराए हैं। रूस का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अलग अलग रीजन में इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2 ड्रोन लेनिनग्राद रीजन के ऊपर गिराए गए, जबकि एक ड्रोन दारुल हुकूमत मॉस्को रीजन तक पहुंच गया था, जिसे वहीं ढेर कर दिया गया। रूस का दावा है कि ये सभी एयरक्राफ्ट टाइप यूएवीज थे और किसी बड़े नुकसान से पहले उन्हें रोक दिया गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक्स के जरिए प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशियन एयर डिफेंस पूरी तरह अलर्ट पर है और हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। रूस यूक्रेन से जुड़ी एक दूसरी खबर है, अहम है। खार्किव रीजन में यूक्रेनी फौज की हालत बिगड़ती जा रही है। एक रूसी सिक्योरिटी ऑफिशियल ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्सेस को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी ऑफिशियल्स के मुताबिक यूक्रेनी कमांडर्स घबराहट में ब्रिगेड्स को फ्रंट लाइन के अलग अलग हिस्सों में इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि रूस के बैटल ग्रुप नॉर्थ को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए अलग अलग ब्रिगेड्स और रेजिमेंट्स के सोल्जर्स को मिलाकर इमरजेंसी कॉम्बैट टीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन रूस का दावा यह है कि इन यूनिट्स में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है, जिस वजह से यूक्रेनी आर्मी के फौजी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। रूसी ऑफिशियल्स का कहना है कि यही हालात खार्किव रीजन में यूक्रेनी आर्मी की पोजीशन को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। अब यूक्रेन से आई खबर सुनिए, जो एक बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और रशियन आर्मी के भारी नुकसान का दावा कर रहा है। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई इस जंग में अब तक रूस अपने करीब 11,88,000 से ज्यादा फौजी गवा चुका है। कमोबेश 12 लाख फौजी। ये यूक्रेन का दावा है कि हमने रूस के 12 लाख लगभग फौजी मार दिए हैं। दावा है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही रशियन फोर्सेस को 710 कैजुअल्टीज का नुकसान हुआ या 710 कैजुअल्टीज पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि अब तक इस जंग में रूस के 11,410 टैंक्स, 23,721 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 69,798 मिलिट्री व्हीकल्स और फ्यूल टैंक्स, 35,041 आर्टिलरी सिस्टम, 1,567 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और 1,259 एयर डिफेंस सिस्टम्स के तबाह होने का नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। यूक्रेन के मुताबिक रूस 432 एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज, 347 हेलीकॉप्टर्स और 90,124 ड्रोन्स गंवा चुका है। इसके अलावा 28 समुद्री जहाज और बोट्स के साथ साथ एक सबमरीन, एक पनडुब्बी के भी तबाह होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये सब रूस का नुकसान गिनाया गया है। यानी एक तरफ खार्किव फ्रंट पर भारी प्रेशर की बातें, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के दावे, यानी रशियन आर्मी को भी हर मोर्चे पर महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग का शोर और दावों की जंग दोनों और तेज होती जा रही हैं।
اس میں کون کتنا سچا ہے یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگ میں جو بھی دعوے ہوتے ہیں، چاہے وہ روس کرے، چاہے یوکرین، چاہے ایران کرے، چاہے اسرائیل، چاہے امریکہ کرے، چاہے غزہ کے ریزسٹنس موومنٹ کریں یا لبنان کی موومنٹ کریں، کوئی بھی کرے، چاہے یہ سعودی وعودی اور یہ بھی کریں، ان کی تو خیر جنگ ہی نہیں ہوتی، جنگ کے دعوے پوری طرح سچے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔